चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। और अगर आप हमें कोई कहानी भेजना चाहते हैं या अपने साथ घटी कोई ऐसी घटना भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप उन पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात तब की है जब नीलेश मुझे पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों अलग अलग ज़िले से थे और हम दोनों का ही कॉलेज में ये पहला साल था। मैं और नीलेश एक ही क्लास में पढ़ते थे और धीरे धीरे मैं और नीलेश बहुत पक्के दोस्त बन गए थे। हम दोनों एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है जब उसने मुझे पहली बार अपने डर के बारे में बताया। मैं आपको बता दूं, नीलेश एकदम निडर लड़का था। उसके किसी भी बात से डर नहीं लगता था। नीलेश हॉस्टल में अकेला रहता था और मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहता था। उस दिन नीलेश बहुत ही सहमा हुआ था। मैंने उससे कहा, जो भी हुआ है मुझसे बताओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तब नीलेश ने हकलाते हुए कहा, भाई, रात में जब मैं 1 बजे टॉयलेट करने के लिए उठा तो मैंने देखा कि एक काला साया मुझे देख रहा है जो मेरे रूममेट के बिस्तर में खड़ा था। मैं उस काले साए को अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा और जब मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाया तो वह साया अचानक गायब हो गया। मुझे लगा ये मेरा भ्रम होगा और फिर मैं सो गया। लेकिन फिर जब मैं अगली सुबह उठा, मैं हर रोज़ की तरह कॉलेज के लिए तैयार हो रहा था तो मैंने अपने बेंच पर देखा कि मेरी किताबों पर काले धब्बे आ गए हैं। लेकिन मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रहा था, इसलिए मैंने उस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया और कॉलेज के लिए निकल गया। लेकिन उस दिन पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। फिर मैं शाम को वापस हॉस्टल आ गया, पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहा लेता हूँ। फिर जब मैं नहाकर अपना शरीर को टॉवल से पोंछ रहा था तो मैंने देखा कि मेरे बाजू पर वैसे ही काले धब्बों के निशान हैं जैसे कि मैंने सुबह अपनी किताबों पर देखे थे। उसके बाद तो मैं बहुत घबरा गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, ये सोचकर कि मुझे कोई एलर्जी या बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने मेरे बाजू के काले धब्बों को देखते हुए कहा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, घबराओ मत, अलग जगह के पानी की वजह से ऐसा हो जाता है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर मैंने थोड़े चैन की सांस ली और मैं वापस अपने हॉस्टल आ गया और हर रोज़ की तरह मुझे अपनी डायरी लिखनी थी, क्योंकि मुझे डायरी लिखने की बहुत अच्छी आदत थी। मुझे हर एक बात अपनी डायरी में लिखने की बहुत पुरानी आदत थी और उस समय मेरा रूममेट भी बाहर गया हुआ था। थोड़ी देर बाद डायरी लिखते समय मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि मुझे कोई बुला रहा हो। 2-3 बार आवाज़ आने पर मैंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला और देखा हर किसी का दरवाज़ा बंद था और गलियारे में कोई भी नहीं था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा क्योंकि पूरा फ्लोर खाली लग रहा था। फिर मैंने दरवाजे को बंद किया और अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लेकिन फिर अचानक ही मेरे दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर मैंने डरते हुए दरवाजे को खोला तो देखा कि बाहर मेरा रूममेट खड़ा हुआ था। उसको देखकर मुझे अच्छा लगा और मेरी जान में जान आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और हम दोनों अपने बिस्तर पर सोने चले गए। मैंने रात में सोचा ये सारी बातें सुबह होते ही सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा और फिर, लेकिन सुबह उठा तो देखा कि मुझे बहुत तेज़ बुखार था।
फिर मैंने बुखार की दवाई ली और कॉलेज चला गया और अब तुमसे ये सारी बातें बता रहा हूँ। मैंने कहा, नीलेश भाई तू क्यों डर रहा है? एक काम कर, तू उस हॉस्टल को ही खाली कर दे और चल मेरे साथ रहना शुरू कर दे। तो उसने कहा, मैं भी हॉस्टल खाली करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने हॉस्टल की पूरी फ़ीस दे दी है और इसीलिए अब मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं और घर भी इतनी अच्छी हालत नहीं है कि वहाँ से दोबारा पैसे मंगा सकूँ। इसीलिए अब ये 2 हफ्ते तो मुझे हॉस्टल में गुजारने ही पड़ेंगे। फिर मैंने कहा, नीलेश बता भाई, मैं तेरी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो नीलेश बोला कि भाई मैं तेरे पास नहीं रह सकता, लेकिन कुछ दिनों के लिए तू तो मेरे पास रह सकता है। प्लीज़ 2 हफ्तों के लिए तुम मेरे पास मेरे हॉस्टल में ही रुक जा। मैं नीलेश से बोला, मेरे गांव की टिकट आज की है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि आज मुझे गांव ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। फिर मैं तुम्हारे साथ हॉस्टल में ही रहूँगा। नीलेश ने कहा, ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। इसके बाद मैं उसे छोड़कर अपने गांव चला गया। मेरे गांव जाने के बाद नीलेश को साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ उसका मुझे आज तक पछतावा है और मैं हमेशा इस बात को सोचकर अपने आप को कोसता हूँ कि उस वक्त मैंने नीलेश की बातों को इतने हल्के में क्यों लिया। 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस कॉलेज आया तो मैंने देखा कि नीलेश कॉलेज नहीं आया था। फिर मैंने सोचा कि उसको कॉल करता हूँ, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था। मैंने उसके कॉल किया, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। मैंने अपना नेट ऑन किया और व्हाट्सएप पर उसको मैसेज किया। जैसे ही मैंने अपना नेट खोला तो उसके बहुत सारे मैसेज आए। मेरे गांव में नेटवर्क नहीं रहता, इसलिए मैंने अपना मोबाइल चेक ही नहीं किया था। ये मैसेजेस नीलेश ने मुझे आज से लगभग 4 दिन पहले भेजे थे और मैं इन्हें आज देख रहा था। नीलेश ने उनमें लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास कई बार कॉल किया, तुम्हारा बंद आ रहा है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन बंद आ रहा था। इसीलिए मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं बच नहीं पाऊँगा। इसीलिए मैंने अपनी सारी कहानी अपनी डायरी में लिख दी है और वो मैं अपने हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दूँगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस डायरी के ज़रिए तुम मेरी ज़िंदगी सारी असलियत लोगों के सामने लाना। तुम मेरे भाई से भी बढ़कर हो, बस इतना ही। मैसेज नीलेश ने मुझे भेजा था और उस मैसेज को पढ़कर मेरी रूह जैसे कांप सी गई। उस मैसेज के अनुसार मैं उसके हॉस्टल के कमरे के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और मैंने देखा कि वहां पर एक डायरी गिरी हुई थी। मैंने उस डायरी को खोला तो यह नीलेश की ही डायरी थी। मैंने देर न करते हुए डायरी उसी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ तक नीलेश ने मुझे अपनी कहानी बताई थी, उस पेज से आगे वहाँ नीलेश ने लिखा था, आज मैं वापस अपने हॉस्टल में रात में आया। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर देखा मेरा रूममेट वहाँ नहीं है और मेरे सारे कपड़े और मेरा सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। मुझे लगा कि मेरे बगल के रूम वाले लड़कों की यही हरकत है, वो हर बार ऐसा करते हैं, शायद उन्होंने ही ऐसा किया होगा। मैं बाहर गया, देखा मेरे फ्लोर पर सभी के रूम पर ताला लगा हुआ था। फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे रूममेट ने ही किया है और रूम की इस हालत के बारे में मैं हॉस्टल के मैनेजर से बोलने गया और मैंने जब अपना रूम नंबर उस मैनेजर को बताया तो मैंने ये भी कहा कि मुझे यह शक था ये सब मेरे रूममेट ने किया है। और जैसे ही रूममेट ने रजिस्टर खोला और जो उसने कहा उसको सुनकर मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि इस रूम में कोई और नहीं रहता, इस रूम में केवल तुम अकेले रहते हो और वहाँ पर उस पूरे फ्लोर में कोई और लड़का है ही नहीं। रजिस्टर में सिर्फ तुम्हारा नाम है और उस रूम में कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा, अरे ऐसा कैसे हो सकता है?
वहाँ मेरे साथ एक लड़का रहता है और उसका नाम राहुल है। तब मैनेजर अचानक बोला कि राहुल, अच्छा, राहुल नाम का एक लड़का आज से 1 साल पहले उसी रूम में रहता था जिसकी लाश एक दिन अचानक उसके कमरे से मिली। उसने चिट्ठी में लिखा था कि वो फेल होने की वजह से, पढ़ाई के डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर रहा है। इतना कहकर मैनेजर अपने घर की ओर निकल गया और ये सब सुनकर तो मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा आज ही, अभी ही अपना सारा सामान पैक करके यहाँ से निकल जाता हूँ, चाहे मुझे सड़कों पर ही क्यों न रहना पड़े। उस दिनों की बात है, गुजार लूँगा। मैं अपने रूम से पहुँचा और सामान पैक करने लगा। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं खोलने की कोशिश करता हूँ पर वो नहीं खुलता। फिर मैं जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और तुम्हें फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा फ़ोन लग नहीं पा रहा था। इसलिए मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं सारी बातें अपनी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैंने दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। उस दिन मैंने डर का जो आलम देखा था उसको आंखें तो देख रही थी लेकिन मन उस पर विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। बहुत ज़्यादा डर जाने के कारण मैंने जल्दी अपना सामान अपने बैग के अंदर रख लिया और फिर तुरंत उसको अपने कंधे पर टांगकर खिड़की की ओर भागा। मैंने सोचा था कि इस खिड़की से कूदकर ही मैं अपनी जान बचा लूँगा, लेकिन जैसे ही मैं खिड़की की तरफ भागा अचानक खिड़कियाँ भी बंद हो गई और राहुल का भूत मेरे सामने आ गया। वो इतना भयानक था कि उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई और मुझे कुछ और नहीं सूझा। मैंने इधर उधर देखा तो केवल बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, इसलिए मैं डर के मारे बाथरूम में ही जाकर छिप गया। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि लाइट जा चुकी थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में सवाल आया कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये राज ही रह जाएगा। तुम्हें और इस दुनिया को नहीं पता चलेगा कि मेरी मौत कैसे हुई। इसीलिए मैंने अपने बैग से डायरी निकाली और उसमें ये सारी बातें लिख रहा हूँ। और मैंने फिर वो डायरी बरगद के पेड़ के नीचे फेंक दी और मैं पसीनों में नहा चुका था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी, घर का सामान गिर रहा था, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। डायरी में आखिरी लाइन यह लिखी हुई थी कि अब मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होगा। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी इस घटना का तुम पूरी दुनिया के सामने सच ला देना। आगे उस कमरे में नीलेश के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। मैं डायरी को पढ़ने के तुरंत बाद उसके मैनेजर से मिलने गया। तब मैनेजर से मैंने पूछा कि नीलेश के साथ क्या हुआ था, तो बड़े ही दुखी होकर वो बोले कि क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक सुसाइड है। मैं तभी समझ गया था ये किसी और का नहीं बल्कि राहुल का ही काम था। और मैं आज भी अपनी उस बात पर बहुत ज़्यादा पछताता हूँ कि मैंने उस दिन नीलेश की बातों को इतने हल्के में क्यों लिया। अगर मैं उसकी बातों को सीरियस लेकर उसका साथ देता तो शायद आज नीलेश हमारे बीच जिंदा होता। इस बात का पछतावा मुझे आज तक है। फिर मैंने सभी को वह डायरी दिखाई और उस डायरी को पढ़कर सभी को रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद से आज तक हॉस्टल का वह कमरा बंद है क्योंकि सब जान चुके थे कि वहाँ आज भी राहुल की आत्मा भटकती है और कोई भी उस कमरे में तो क्या उस मंजिल पर भी नहीं जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, नमस्कार।